स्प्रिंग पेंडुलम्स के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं और जो फार्मूले यूज होते हैं, आज हम उनका एक ओवरऑल ओवरव्यू करेंगे कि जैसे शॉर्ट टाइम में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्प्रिंग वाइब्रेशंस रिफ्रेश हो जाएं। तो सबसे पहला जो टर्म हम यूज करेंगे वो है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है कि वो फोर्स जो हम सिस्टम पर अप्लाई करते हैं, यानी कि लेट सपोज करो एक स्प्रिंग जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और आपने वाइब्रेशन करवाने के लिए उस पर एक जोर अप्लाई किया, हम उस फोर्स को अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। अप्लाइड फोर्स मैथमेटिकली kx के बराबर होता है। यहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है और x जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अप्लाइड फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल होता है, यानी अगर आप अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ होगा। हमारा दूसरा टर्म है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल को रीस्टोर करके मेन पोजीशन पर ले आए। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस kx के। यहाँ पर माइनस ये शो करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। इसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब हुक्स लॉ के बाद यहाँ पर ये जो k है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये मैथमेटिकली बराबर होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है SI सिस्टम में, या डाइन पर सेंटीमीटर भी होता है CGS में। अच्छा, इसका डायमेंशन सरफेस टेंशन जैसा होता है। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? उसके लिए अगर हम x की वैल्यू यूनिटी कर दें, 1 कर दें, तो डेफिनेशन बन जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स टू प्रोड्यूस यूनिट लेंथ इन अ स्प्रिंग। यानी कि किसी स्प्रिंग के अंदर यूनिट लेंथ डिस्प्लेसमेंट पैदा करने के लिए जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इसके लिए आप इस फार्मूले को गौर से देखें। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। y का मतलब है यंग्स मॉडुलस, a का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग वायर, और l का मतलब है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यंग्स मॉडुलस जो है उसके साथ k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना k की वैल्यू भी ज्यादा होगी। हार्ड स्प्रिंग जो होता है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, इसलिए उसकी k वैल्यू भी ज्यादा होती है, और नरम स्प्रिंग जो होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग जो है, उसका यंग्स मॉडुलस कम होता है तो k वैल्यू भी कम होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग वायर, यानी कि स्प्रिंग की जो वायर है वो मोटी है या पतली है। अगर स्प्रिंग वायर मोटी है तो k वैल्यू ज्यादा, अगर पतली है तो k वैल्यू कम। तीसरा जो फैक्टर है वो है लेंथ। स्प्रिंग की जो वायर है अगर वो लंबी है तो k की वैल्यू कम, और अगर वो छोटी है, शॉर्ट है, तो k वैल्यू ज्यादा, क्योंकि k की लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो हम रिलेशनशिप को इस तरीके से भी ले सकते हैं, यानी K2 अपान K1 इज इक्वल टू L1 अपान L2। क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो सीक्वेंस चेंज हो जाती है। यहाँ पर 2 1 है तो इस तरफ 1 2 हो जाएगा। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हमने उसके 2 पीस कर दिए। एक पीस है 2/3 का और एक पीस है 1/3 का। तो बताओ
2/3 वाले पीस का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी K2/K1। तो K1 जो है वो तो हमारा शुरू में था K, बराबर हो गया L1/L2। तो L1 जो है वो शुरू में हमारा था L, तो बाद वाली जो L2 है वो 2/3 हो गई, यानी 2L/3 ओरिजिनल लेंथ का 2/3 हो गया। तो बताओ उस 2/3 पार्ट का जो न्यू K होगा K2 वो कितना हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि L में कट जाएगा और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो K2/K1 बराबर हो जाएगा 3/2 के। यहां अगर ये K उस तरफ चला जाए तो K2 बराबर हो जाएगा 3/2 के। जब हम दो स्प्रिंग को इस तरीके से एंड टू एंड कंबाइन करते हैं, भले फिर वो वर्टिकल में हो या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उनकी इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो लंबा हो जाता है। तो आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से जब उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर दो स्प्रिंग साइड बाय साइड जोड़ दिए जाएं, जैसे ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ तो इंक्रीज नहीं होती, पर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी स्प्रिंग जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से K की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक और बात भी नोट करने की है कि अगर कोई ब्लॉक इस तरीके से पड़ा हो और उसके दोनों तरफ स्प्रिंग इस तरीके से अटैच्ड हो और दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट हो, तो ये सिस्टम भी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करता है और इसका इफेक्टिव K भी पैरेलल की तरह K1 + K2 ऐड हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम दो स्प्रिंग पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उनका इफेक्टिव K जो है वो K1 + K2 के बराबर होगा, और अगर हम दो स्प्रिंग सीरीज में जोड़ते हैं तो उनके इफेक्टिव का जो रेसिप्रोकल होगा वो दोनों के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F = ma होता है। अगर हम हुक्स लॉ में रीस्टोरिंग फोर्स के बदले ये वैल्यू पुट कर दें तो रीस्टोरिंग फोर्स के बदले हो जाएगा ma = -kx। यहां से अगर हम एक्सीलरेशन का फार्मूला बनाएं तो m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -k/mx। इस इक्वेशन में k और m ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि सेम स्प्रिंग के लिए जब तक वो छोटा बड़ा नहीं होता या हार्ड सॉफ्ट नहीं होता तो K की वैल्यू सेम रहती है, और स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक होता है उसका मास भी वेरी नहीं करता, तो ये जो फैक्टर है K/m ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में से ये कांस्टेंट रिमूव कर दें तो ये इक्वेशन प्रोपोर्शन में तब्दील हो जाएगी और ये बन जाएगी A is proportional to -x, जो कि कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ से हमने दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट किए कि स्प्रिंग की जो एक्सीलरेशन होती है वो बराबर होती है -k/mx, और उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, क्योंकि उसकी एक्सीलरेशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने प्रोजेक्शन की जो एक्सीलरेशन कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू थी -ω²x, और आज हमने स्प्रिंग की जो एक्सीलरेशन कैलकुलेट की है वो है -k/mx। तो अगर हम ये दोनों एक्सीलरेशन आपस में कंपेयर करें तो प्रोजेक्शन की एक्सीलरेशन हो जाएगी -ω²x और स्प्रिंग की जो एक्सीलरेशन है वो है -k/mx। इन दोनों इक्वेशन में माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ x है वो भी कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू लें तो वो बन जाएगी अंडर रूट के अपान एम। यहाँ अगर हम स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करके के की वैल्यू लें तो वो बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। अब आपने अपने दिमाग में ये याद रखना है कि कहीं भी अगर हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़े तो हम अंडर रूट के अपान एम पुट कर सकते हैं, और अगर हमें के बदले कुछ पुट करना पड़े तो हम एम ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। पर एक बात और नोट कर लें कि हमने ये जो कंपैरिजन किया है ये स्प्रिंग की एक्सीलरेशन और प्रोजेक्शन की एक्सीलरेशन का किया है। इस वजह से ओमेगा के बदले अंडर रूट के अपान एम आपने तब पुट करना है जब स्प्रिंग मोशन हो, सिंपल पेंडुलम वाली मोशन ना हो। अब हम आ जाते हैं स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड का जो जर्नल फार्मूला होता है वो बराबर है t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। और हमें पता है कि स्प्रिंग के लिए जो ओमेगा होती है वो अंडर रूट के अपान एम होती है। तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा के बदले अंडर रूट के अपान एम पुट कर दें तो ये बराबर हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अपान एम। पर अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के। अब इस फार्मूले में नोट क्या करना है आपने कि जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ब्लॉक के मास, ये स्प्रिंग का मास नहीं है, ब्लॉक का मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, ब्लॉक के मास पर डिपेंड करता है और के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसके फार्मूले में कोई जी की वैल्यू नहीं आती। तो स्प्रिंग पेंडुलम जो है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे जो एमसीक्यूज होते हैं कि हम मून पर चले जाएं या सैटेलाइट पर चले जाएं जहां पर जी का कोई चक्कर है, वहां पर ये स्प्रिंग पेंडुलम फिर भी सही टाइम मेजर करता है, क्योंकि जी की वैल्यू का स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई भी असर नहीं होता। फॉर वर्टिकल ऑसिलेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्प्रिंग ऑसिलेशन करता है उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका वेट जो होता है mg वो kx रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद m अपान के बराबर हो जाएगा x अपान g के। इसलिए हम वर्टिकल स्प्रिंग का टाइम पीरियड बराबर कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट x अपान g, यानी m अपान के बदले x अपान g आ गया। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि इस पेंडुलम के फार्मूले में g आता है तो टाइम पीरियड तो g की वैल्यू पर डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि g की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होती है तो x भी सेम रेशियो में इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल g की वैल्यू का स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अब हम फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो क्योंकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है इसलिए हम टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर देंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट एम अपान के। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम रेसिप्रोकल में लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट के अपान एम। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया। इन द एंड अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा कि रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। उसके बाद हमने हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म देखा, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला देखा, और हमने देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द वायर पर। उसके बाद हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होता है। हमने देखा कि स्प्रिंग की एक्सीलरेशन का फार्मूला माइनस के अपान एम एक्स होता है। प्रोजेक्शन की एक्सीलरेशन के फार्मूले को भी ओवरव्यू किया और फिर दोनों एक्सीलरेशन को कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू देखी कि अंडर रूट के अपान एम होती है, यहाँ के एम ओमेगा स्क्वायर होता है। इस तरीके से अगर हम ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड के फार्मूले में पुट कर दें तो टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे बनता है? वर्टिकल ऑसिलेशन में mg kx के बराबर होता है, तो हम अंडर रूट एम अपान के बदले अंडर रूट एक्स अपान जी रख सकते हैं। और फाइनली
फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करने से कैसे बनता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।